12th फिजिक्स का 4th चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ये नियम कहता है कि किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन, ठीक है, उस बंद लूप में निहित क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात ये जो फॉर्मूला आया हुआ किसके लिए आया, खुले लूप के लिए कि बंद लूप के लिए? बंद लूप के लिए। तो इसीलिए हम क्लोज इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I होना चाहिए। यानी कि जो हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसको हम मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। लैंग्वेज में फिर से समझ लेते हैं। तो किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा I का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। तो ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। अब सवाल ये है कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, है ना? तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हम इसे किस प्रकार से करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए आप एक धारावाही चालक तार लीजिए। हमने कहा कि AB एक धारावाही चालक तार है, इससे I धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाह बंद हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इससे R दूरी पर, इस चालक तार से R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया। हमने एक बिंदु क्या लिया? P। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट 2I बटा 4 पाई R। ठीक है, अब इसकी दिशा किधर होगी? ये चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है। तो परिमाण तो हमें पता है कि कितना है, लेकिन दिशा कैसे मालूम होगा? तो इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो इस रूल के अनुसार आप चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और पंजे को मोड़िए। पंजा जिस दिशा में मुड़ेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो अब ये देखते हैं, ये धारा ऊपर की ओर है। तो अब बताइए, पंजा मोड़ेंगे तो बोर्ड के अंदर की बोर्ड के बाहर? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर। तो उसको हम किस सिंबल के द्वारा दिखाएंगे? क्रॉस के द्वारा। ठीक है, भाषा में कैसे लिखेंगे? तो माना कि AB एक सीधा धारावाही चालक तार है, इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट 2I बटा 4 पाई R है, और इसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम फिर से वहां पर एक नया पॉइंट ऐड करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम हमेशा बंद लूप के लिए होता है। किसके लिए होता है? बंद लूप के लिए। तो हम यहाँ से R त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप खींचते हैं। R त्रिज्या का कैसा खींचते हैं? वृत्तीय लूप। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ से एक वृत्तीय लूप खींचेंगे तो ये वृत्तीय लूप इस प्रकार से आएगा, है ना? डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये तो R त्रिज्या का हमने एक वृत्तीय लूप खींच लिया। R त्रिज्या का क्या खींच दिया? वृत्तीय लूप। ठीक है, तो यह वृत्तीय लूप है। अब पॉइंट P पर एक छोटा सा अल्पांश लिया गया है, एक छोटा सा अल्पांश लिया गया, और यह छोटा सा अल्पांश क्या है? dA। तो अब इसको आप ऐसे समझिए, यह चालक तार है, यह चालक तार है, इससे I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर जस्ट इसके सामने एक बिंदु P है, यहाँ से होते हुए हमने एक वृत्तीय लूप खींचा। ठीक है, तो वृत्त का एक छोटा सा पोर्शन लीजिएगा तो वह एक रेखा बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, या जिस रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र है, उसी रेखा पर dl भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B और dl के बीच का कोण थीटा बराबर कितना डिग्री लिखेंगे? कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग LHS को लेते हैं। तो ये LHS हम लेते हैं, LHS। ठीक है, ये बताइए क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है,
अब ये देखिए बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है कि कॉस थीटा? कॉस थीटा आता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा। तो दिक्कत बताओ कि बी जो है वह इस वृत्तीय लूप के हर एक बिंदु पर चेंज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? चेंज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? क्योंकि म्यू नॉट बटा 4 पाई तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है I वो भी कांस्टेंट है। अब ये देखिए R क्या है? तो इस बिंदु P की चालक तार से दूरी। तो अब बताइए वृत्तीय लूप खींच रही है तो उस वृत्त के परिधि पर जितना भी बिंदु होगा उसकी दूरी है ना R ही रहने वाली है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होगा उसको क्या करेंगे? तो बाहर निकाल देंगे। तो क्लोज थीटा की जगह पर कितना डिग्री रखना है? 0 डिग्री। तो यहाँ रखिए DL cos 0 डिग्री। तो B इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन किसका बताइए? और DL को जोड़ेंगे तो वह वृत्त की परिधि को बताएगा और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r, यानी कि B इंटू 2 पाई r। B का फॉर्मूला बताइए। B का वैल्यू हम कितना रखेंगे? म्यू नॉट 2I बटा 4 पाई r इंटू 2 पाई r। r से r क्या हो जाएगा? 2 पाई से इसको 2 बार में और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि म्यू नॉट इंटू या म्यू नॉट इंटू I। किसको सोल्व करने से आया है? क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, ठीक है? तो आप लोग इसे देख लीजिए। अब जो स्टूडेंट ऑनलाइन देखेंगे वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि कोई भी नियम को हम पढ़ते हैं तो उस नियम को हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसका हमको प्रयोग करना है। गॉस थ्योरम हमने इसीलिए पढ़ा था कि गॉस थ्योरम का हमने बहुत जगह उसका एप्लीकेशन देखा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम अगर हमने पढ़ लिया है तो इस एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके हम अलग अलग तरह के धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब चाहे वह धारावाही चालक तार वृत्तीय आकार का हो सकता है, चाहे वह धारावाही चालक तार एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार हो सकता है, एक परिनालिका के आकार का हो सकता है। और परिनालिका को ही जब हम वृत्तीय रूप में मोड़ देते हैं तो एक नया शेप बन जाता है जिसे हम टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरॉइड। तो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? ये सबका कैलकुलेशन हम बियो-सावर्त नियम से भी कर सकते थे, लेकिन उतना आसान नहीं है, इसीलिए हम इसके जगह पर किसका यूज करेंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम। तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। देखिए सभी स्टूडेंट इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि हम एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। तो उसके लिए एम्पियर का जो परिपथीय नियम है क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हम इसी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर आइएगा तो B DL cos थीटा आ जाएगा, DL cos थीटा। अब कहोगे कि सर थीटा किसके किसके बीच का कोण है? तो थीटा जो है वो B और DL के बीच का कोण है। चलिए, तो क्या टॉपिक रहेगा हमारा? एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं
अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चालक तार होना चाहिए, सीधा धारावाही चालक तार होना चाहिए, अनंत लंबाई का होना चाहिए। तो चालक तार वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो किस आकार के होता है? घन आकार, घनाभाकार, वृत्ताकार या बेलनाकार? कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो हम यहाँ से चालक तार को थोड़ा बड़ा सा फिगर करके दिखा रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह एक चालक तार है, अगर हम इसको ऊपर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत लंबाई का। ठीक है, अब ये देखिए, यहां से इसके अनुप्रस्थ काट, ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तो इसके क्रॉस सेक्शन का त्रिज्या जो है हमने इसको कितना माना? कैपिटल आर। तो बताइए इस हिसाब से इसका एरिया कितना हो जाएगा? बताइए तो, एरिया बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब इस बिंदु को, ये दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो ये जो डॉट डॉट लाइन है, आप कहिएगा कि सर ये डॉट डॉट लाइन जो है वह एक चालक का अक्ष होगा। चालक तार का क्या होगा? अक्ष होगा। इसके अक्ष पर एक बिंदु ले लेते हैं O। एक बिंदु क्या ले लेते हैं? O। अब बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है? हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना पड़ सकता है, वो सिचुएशन समझिए। बिंदु जो होगा वह इस चालक के बाहर होगा, चालक तार के बाहर होगा, या फिर वही बिंदु धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ आ जाएगा? चालक तार के सतह पर आ जाएगा। या बिंदु जो है वह चालक तार के अंदर हो सकता है, या वह बिंदु जो है वह चालक तार के अक्ष पर भी हो सकता है। यानी कि कितना सिचुएशन आएगा? 4। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 को डील करते हैं। जब बिंदु यानी कि यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर हम एक बिंदु ले लेते हैं P। एक बिंदु क्या ले लेते हैं? P। यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? चुंबकीय क्षेत्र। दिशा किधर होगा? तो अगर यह धारा जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो बताइए यहाँ दिशा बताइए तो। दिशा किधर? अंदर की ओर। तो दिशा तो आपको पता हो गया कि सर अंदर की ओर है, तो केवल दिशा मालूम हो जाने से आपका कहानी खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। अगला टारगेट क्या होगा? सर दिशा मालूम हो गया, अब हमें परिमाण ज्ञात करना है, लेकिन परिमाण कितना होगा ये हमें मालूम नहीं है, और उसी को मालूम करेंगे किसका प्रयोग करके? एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके। ठीक है, तो माना कि आप इसको कह सकते हैं, माना कि ए भी अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या क्या है? आर है। इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के अक्ष पर एक बिंदु, चालक तार के अक्ष पर एक बिंदु वो है। इस बिंदु से r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो अब बताइए r से एक वृत्तीय लूप खींचा गया, r से क्या खींचा गया है? वृत्तीय लूप खींचा गया। ठीक है, अब बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश लिया गया है। यह अल्पांश क्या हो जाएगा बताइए? dl। तो आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में क्या है? dl है। यानी कि B और dl के बीच कोण थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब बिंदु P चालक तार के बाहर स्थित हो, ठीक है, जब बिंदु P चालक तार के किधर स्थित हो? बाहर स्थित हो, तो बताइए तो इसके लिए हम क्या करें? क्या हो जाएगा? एम्पियर का परिपथीय नियम लगाइए। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। इसको अब एक एक स्टेप आगे बढ़िए। B dl cos थीटा बराबर म्यू नॉट इनटू क्या आ जाएगा? I। हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? एक समान होगा, क्योंकि r तो चेंज नहीं करेगा, और r जब चेंज नहीं करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि न तो हम करंट बदल रहे हैं और न ही हम r बदल रहे हैं और न ही हम मीडियम को बदल रहे हैं, तीनों में से कुछ नहीं बदल रहा है। तो B कांस्टेंट होगा, तो B को जब बाहर करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे?
DL और cos थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे cos 0 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से B इंटू अब DL का इंटीग्रेशन क्या होगा DL छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो क्या होगा वृत्त की परिधि को बताएगा यानी कि यह 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू आई। V का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई r। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू बताया था, आप वैल्यू किसका जानते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई। अगर हमको यहाँ 4 पाई चाहिए तो 2 से नीचे गुना कर दीजिए और 2 से ऊपर भी गुना कर दीजिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बटा r। होगा या नहीं होगा, है ना। तो यह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किस स्थिति के लिए है जब बिंदु चालक तार के बाहर स्थित होना चाहिए। अब केस नंबर 2 आ जाएगा कि जब बिंदु P चालक तार के सतह पर स्थित हो। अब बताइए कि इस स्थिति में क्या होगा, यह बिंदु P धीरे धीरे खिसकते सतह पर आ जाएगा तो स्मॉल r धीरे धीरे घटते किसके बराबर हो जाएगा किसके बराबर कैपिटल R के। तो इस स्थिति में हम स्मॉल r को किसके बराबर कर सकते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस तो यही रहने वाला है और इसी प्रोसेस से हम क्रॉस किए हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आया था म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बटा। अब स्मॉल r के जगह पर क्या लिखते हैं यानी कि यहाँ पर b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बटा कैपिटल R। बोलिए कोई दिक्कत है ना। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे जब वह बिंदु चालक से बाहर स्थित हो, जब वह बिंदु चालक तार की सतह पर स्थित हो। अब तीसरा सिचुएशन क्या आ सकता है जब वह बिंदु चालक तार के अंदर स्थित हो। इस पॉइंट को थोड़ा सा कॉन्शियस होकर समझिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या था आपका DL है, थीटा का मान हम कितना डिग्री लिखे थे 0 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसको हम मिटा देते हैं, बिंदु P जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए बोलिए देखिए इसका टोटल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है बताइए पाई r स्क्वायर है। अगर बिंदु P को अगर हम यहाँ पे रख दें, ये बिंदु P है और यहाँ हमको B कैलकुलेट करना है और ये दूरी को हम कितना ले लें R1, कितना दूरी ले लेते हैं R1 ले लेते हैं। तो यहाँ से आप एक वृत्तीय लूप खींचिए तो यह वृत्तीय लूप कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर इस बिंदु P पर आपको एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा, वह छोटा सा अल्पांश क्या हो जाएगा DL। तो फिर DL और B के बीच का कोण थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। अब थोड़ा सा आपको यहाँ से एक पॉइंट समझना है, वो पॉइंट क्या समझना है वो देखिए, पाई r स्क्वायर से प्रवाहित धारा, है ना, पाई r स्क्वायर से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी बताइए I धारा। अरे ये पाई r स्क्वायर से प्रवाहित धारा कितनी थी I। तो एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी I बटा पाई r स्क्वायर, है ना। तो कितना क्षेत्रफल बचेगा बताइए। तो इसका एरिया आप क्या लिखिएगा A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं। तो टोटल क्षेत्रफल से I करंट है तो एकांक क्षेत्रफल से इतना करंट है, ठीक है। तो बताइए पाई R1 स्क्वायर से प्रवाहित धारा बराबर क्या हो जाएगा I बटा पाई R स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से I1 हम लिख सकते हैं I1 बराबर I R1 स्क्वायर बटा कैपिटल R स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। अब एम्पियर का परिपथीय नियम लगाइए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाइएगा तो क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट
डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई की I1 आई या I1 क्योंकि बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I1 आई नहीं है आई धारा जो है वह पूरे अनुप्रस्थ काल क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रही है, लेकिन हमको यहाँ पर कितना लेना है A1 और A1 से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I1। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन B dl cos कितना डिग्री म्यू नॉट इंटू I1, ठीक है। और I1 का वैल्यू आप रख सकते हो कितना I R1 स्क्वायर बटा में कैपिटल R का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए बोलिए क्या हो जाएगा। B को बाहर निकाल लीजिए तो B को बाहर निकाल लीजिएगा तो क्लोज इंटीग्रेशन dl का क्या हो जाएगा म्यू नॉट I R1 स्क्वायर बटा कैपिटल R का स्क्वायर। हाँ dl का इंटीग्रेशन बोलो 2 पाई R की 2 पाई R1 2 पाई R1 तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई R1 बराबर म्यू नॉट I R1 स्क्वायर बटा कैपिटल R स्क्वायर। एक R1 से एक R1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे B बराबर म्यू नॉट I R1 बटा 2 पाई R स्क्वायर। म्यू नॉट बटा 4 पाई लाना है आपको तो म्यू नॉट बटा 4 पाई लाइए तो B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I R1 बटा में क्या हो जाएगा कैपिटल R का। कोई दिक्कत देख लीजिए आपके नोट में अगर ये वाला आंसर होगा तो नीचे वाले आंसर को आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा अगला केस जब बिंदु P चालक तार के अक्ष पर स्थित हो तो यह R1 घटते घटते 0 हो जाएगा। R1 घटते घटते क्या हो जाएगा और R1 का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो B भी क्या हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चुंबक किसी धारावाही चालक तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। केस नंबर कितना होगा केस नंबर 4 है ना। जब बिंदु P चालक तार के ठीक है अक्ष पर स्थित हो, ठीक है, तो इस स्थिति में R1 का वैल्यू किसके बराबर अरे बोलो R1 का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। तो B का मान क्या आ जाएगा बताइए। तो आज के क्लास में हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है।